बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान का प्रथम पाठ जो अवधारणाएं हैं, न्याय की अवधारणा है, उसमें जॉन रॉल्स की न्याय संबंधी विचारों को पढ़ रहे हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं कि जॉन रॉल्स जो थे उनका जन्म 1921 में अमेरिका में हुआ और कहते हैं कि इससे पूर्व भी उन्होंने अरस्तु, प्लेटो, इनकी न्याय की अवधारणाओं को पढ़ा है और इनका संपूर्ण जीवन न्याय की अवधारणाओं को लिखने में ही पूरा जीवन जो है व्यतीत हुआ। इन्होंने अपनी न्याय की अवधारणाओं में जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस सन 1971 में प्रथम पुस्तक लिखी न्याय की अवधारणा के विषय में। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल लिबरलिज्म नाम की एक पुस्तक और लिखी, जिसमें पॉलिटिकल लिबरलिज्म नाम की एक पुस्तक और लिखी जिसमें भी उन्होंने न्याय संबंधी विचारों को रखा। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों को विचार समझौतावाद पर निर्भर करते हैं और इसीलिए जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों को समझौतावादी विचार भी कहा जाता है। आप यदि बात करते हैं समझौतेवाद की, तो कहीं ना कहीं जॉन रॉल्स जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण करते हैं। रॉल्स ने न्याय के उस परंपरागत विचार से वो असंतुष्ट है, परंपरागत विचार को वो नहीं मानते हैं जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर बल देता है। इस बात पर वे असहमत है जिसमें परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। उन्होंने उपयोगितावादी जो थे, उपयोगितावाद को जिन्होंने महत्व दिया, उन उपयोगितावादी जो व्यक्ति थे उन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताते हैं कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो, ये बहुत ही गलत है। सामाजिक सरोकारियों में उन्होंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत था वो, यदि आप ये बात रखेंगे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो ये कहीं ना कहीं सिद्धांत जो है अल्पमत पर तानाशाही जो होगी उसको स्थापित करेगी। और यही कहा कि सिद्धांत बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित हो जाएगी। जॉन रॉल्स के अनुसार देखिए, रॉल्स ने लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांत माने हैं। कौन कौन से नैतिक सिद्धांत हैं? लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांत प्रतिस्थापित किए। पहला, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अत्यधिक स्वतंत्रता का होना स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो उसे उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध हो, अर्थात समानता के रूप में जो उसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी वही स्वतंत्रता अन्य को होगी, अन्य को जो स्वतंत्रता दी गई है वही स्वतंत्रता सभी को मिलेगी। ऐसा जो है जॉन रॉल्स ने अपने सिद्धांत को बताया। इसके बाद बात करते हैं, व्यक्ति और राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाए जो सबके लिए कल्याणकारी हो। कहीं ना कहीं जॉन रॉल्स जो है वो समझौतावाद के तहत, समझौतावादी जो है उस समझौतावाद को लेकर के न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और न्याय के सिद्धांतों में उनके मुख्य विचार थे कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की जाए या समाज में एक ऐसी मुख्य संरचना को स्थापना की जाए जिसके द्वारा समाज में एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था बने। और यही जॉन रॉल्स की कहीं ना कहीं जो है न्याय संबंधी अवधारणा रही है। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स की न्याय संबंधी अवधारणाओं में प्राथमिक विचार क्या है। जॉन रॉल्स ने प्राथमिक विचारों के महत्व को आगे बढ़ाया और जॉन रॉल्स के उन प्राथमिक विचारों के बारे में हमने क्या पढ़ा, आज देखिए। सबकी प्रगति के लिए वे अज्ञानता के पर्दे, सबकी प्रगति के लिए वे अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। तो प्रश्न बनता है, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने दिया? रॉल्स के अनुसार न्याय के नियमों का निर्माण करने के लिए, न्याय जो नियम है उनका निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं
न्याय के नियमों का निर्माण करने पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे अर्थात वे अपनी उस मूल स्थिति में आ जाते हैं जहां वे योग्यता, हितों और क्षमताओं आदि में समान है। इस स्थिति में न्याय की सर्वोत्तम मांग सबको समान स्वतंत्रता है। जॉन रोल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के लिए न्याय विवरण है। जॉन रोल्स क्या कहते हैं? जॉन रोल्स कहते हैं कि देखिएगा, मैं एक चीज लिख देता हूं इधर। जॉन रोल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तु के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था, प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था, न्यायपूर्ण वितरण की समस्या, वितरण की समस्या। अब आप देख रहे होंगे प्राथमिक वस्तुओं का मतलब क्या है? प्राथमिक वस्तुओं का वास्तविकता में प्राथमिक वस्तुओं का मतलब यही है, अधिकार, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। यहाँ जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुओं का मतलब क्या है कि सबको अधिकार, समान अधिकार मिले, सबको समान स्वतंत्रता मिले और कहीं ना कहीं सबकी आत्मसम्मान की रक्षा हो। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या करता है, अपनी योग्यता से पूर्व किसमें है? अज्ञानता के पर्दे में है। रोल्स के अनुसार न्याय के नियमों का निर्माण करने के लिए पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे है, अर्थात वे अपनी उस मूल स्थिति में आ जाते हैं जहां वे योग्यताओं, हितों और क्षमताओं आदि में समान है। योग्यता भी है, हित भी है और क्षमता भी समान है। कहीं ना कहीं न्याय जो है रोल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रमुख सद्गुण है। ये मान के चलिए, रोल्स के अनुसार समाज का न्याय जो है, न्याय समाज का मुख्य सद्गुण है। न्याय के अतिरिक्त समाज में अन्य और कोई भी चीज नहीं है और इस स्थिति में न्याय की सर्वोत्तम मांग है सबको सम्मान मिले। मैंने आपको कहा था कि न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं की न्यायपूर्ण वितरण की है और प्राथमिक वस्तुओं का मतलब है कि अधिकार, आत्मसम्मान और कहीं न कहीं स्वतंत्रता, ये शब्द वो हैं जिनके लिए व्यक्ति कंप्रोमाइज नहीं करे। उसको इन तीनों चीजों की आवश्यकता है और इन तीनों चीजों को लेकर के वो ये प्राप्त करेगा। जॉन रोल्स ने तत्कालीन समय में प्रचलित जो न्याय की उपयोगितावादी सिद्धांत है उसकी अवधारणाओं को, सारी अवधारणाओं को पढ़ा और उसके बाद अधिकतम लोगों तक अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, ऐसा उन्होंने दिया। आगे बात करते हैं कि अवसरों की उचित क्षमता होती है, अर्थात जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं का बिना किसी भेदभाव के समान वितरण हो। इस नियम से विलंब तभी हुआ जा सकता है जब इसमें हीनतम को अधिकतम लाभ प्राप्त करे। जॉन रोल्स कहते हैं कि संसार में समानता का अधिकार है। जब समानता का अधिकार है तो सभी वस्तुओं पर, मूलभूत वस्तुओं पर सबका अधिकार है, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं हो। प्राथमिक वस्तुओं का वितरण समान हो। यदि ये जब प्राथमिक वस्तु का, मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं का बिना किसी भेदभाव के समान वितरण होगा, वही जॉन रोल्स का वास्तविक न्याय सिद्धांत होगा। उन्होंने वही न्याय सिद्धांत बनाया कि बिना किसी भेदभाव के समान वितरण होना चाहिए। और इस नियम की क्रियान्विति तभी होगी जब हीनतम जो है, जो कमजोर है, जो भेदभाव में हीन है, उसको अधिकतम लाभ मिले। और यही बात भारतीय विचारों की आती है। भारतीय चिंतन ने भी न्याय की विचारधारा को अभिप्रेरित करते हुए कहा, जिसमें देखिए भारतीय चिंतन में न्याय की विचारधारा को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से अनेक प्रकार के ऐसे विद्वान आते हैं जिनको धार्मिक चिंतन बताया। प्राचीन भारतीय राजनीतिक सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा और प्लेटो की न्याय सिद्धांत, प्लेटो ने भी आत्मा के माध्यम से न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की। तो एक प्रश्न आता है कि यदि प्लेटो जो है, जब प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को दिया तो क्या उसके पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं था? हाँ, उसके पूर्व भी हमारे धर्मों में न्याय का सिद्धांत था, लेकिन पूर्व के न्याय के सिद्धांत क्या थे? न्याय के सिद्धांत ये थे कि जो वस्तु जिसकी है उस पर उसका पहला अधिकार है,
वही उसके वितरण का अधिकार रखता है, ये हमारे धर्म कहता है। दूसरा, मित्र का मित्र, मित्र का मित्र, मित्र कहलाता है। ये भी जो है हमारा कहीं के न्याय के उदाहरण है। मित्र का शत्रु, उसके कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। इस व्यक्ति की, ये व्यक्ति जो है इसका मित्र है, दूसरे व्यक्ति का, इस दूसरे व्यक्ति की इससे शत्रुता है। तो न्याय का नियम क्या कहता था? इस व्यक्ति के मित्र का शत्रु इसका भी शत्रु कहलाता था, ऐसा धर्म ने कहा। जबकि इसके और इसके कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, इन दोनों के कोई वैमनस्यता नहीं है, इन दोनों के कोई भूमि विवाद नहीं है, इन दोनों के कोई साम्राज्यवादी नीति का विवाद नहीं है। लेकिन न्याय क्या कहता है कि मित्र का मित्र जो है वो मित्र कहलाएगा, मित्र का शत्रु वो भी शत्रु कहलाएगा। ये हमारी न्याय की अवधारणा पूर्व में चली आई और उसी न्याय की अवधारणा को हमने एक्सप्लेन किया। देखिए, समाज में उसके नियत स्थान निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभियान कराती है। यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है। वर्तमान की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन बना करके उसको आगे बढ़ना। स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। अपने धर्म का जब भाव होना चाहिए। और कहीं हमारे यहाँ लिखा है ना, जो दृढ़ता के धर्म को ताहिरा के करता, जो धर्म को दृढ़ रखता है भगवान उसको अच्छा रखते हैं। तो स्वधर्म भाव आने व्यक्ति के अधिकारों और विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना है कि मेरे अधिकार क्या है और उन अधिकारों के लिए मुझे कैसे प्रयत्न करना है। यही तो वास्तविकता में धर्म क्या है, स्वधर्म वही है। व्यक्ति के अधिकारों और विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना है। और हिंदी साहित्य में मनु, आपने पढ़ा होगा, प्राचीन काल से मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर और कहीं न कहीं सोमदेव ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। जहां प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक और सामाजिक थी, वही भारतीय जो चिंतन है उसमें न्याय कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया गया। चाहे वो मनु हो चाहे कौटिल्य हो, दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। अगला आता है न्याय के विविध रूप। न्याय के कौन कौन से रूप होते हैं इसका वर्णन देखिए। परंपरागत रूप में न्याय की दो अवधारणाएं प्रचलित है। पहले तो है नैतिक कानूनी, किंतु वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा को महत्वपूर्ण हो गई है। सामाजिक और आर्थिक अवधारणाएं न्याय की दी गई है। कैसे देखिएगा, नैतिक न्याय जिसको हम बोलते हैं ना मोरल जस्टिस, ईश्वर जो है न्याय करता है वो कहीं ना कहीं मोरल जस्टिस की बात आती है, नैतिक न्याय की बात आती है। तो न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है। नैतिकता का मतलब है नीतिगत चारित्रिक गुणों से संपन्न व्यक्ति के आंतरिक गुणों की क्वालिटी, जिसमें कुछ सर्वे व्यापक अपरिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम है। ये नेचुरल जस्टिस है, प्रकृति प्रदत्त नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों से निरूपित होता है। मैं यदि किसी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता हूं तो उसका बिहेवियर, उसका विचार, उसके प्रति उसका मेरे प्रति सोच भी अच्छी होती है। यदि मैं उसकी कहीं न कहीं नकारात्मकताओं को बताता हूं, मैं उसकी कहीं न कहीं हानि को प्रदर्शित करना चाहता हूं, तो वो व्यक्ति सदैव मेरे लिए हानिकारक ही होगा। तो न्याय की अवधारणाओं को कहीं न कहीं आंतरिक संबंधों को निरूपित करते हुए बताया। प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक नियम है। प्राकृतिक जो नियम है उन प्रकृति के नियमों को पालन करना, प्रकृति के अधिकारों को पर आधारित जीवन व्यतीत करना, यही नैतिक नियम है। और जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है, व्यक्ति अच्छे गुणों वाला होता है, अच्छे आचरण करता है, उसके अंदर अनेक प्रकार की ऐसी क्वालिटीज है जो कहीं न कहीं उसे लोगों के सामने डिग्निटीज बनाते हैं। तो जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता से परे होता है तो उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है। और जब वह उसके अकॉर्डिंग काम करता है, उस नेचुरलिटी के अकॉर्डिंग काम करता है, उस अच्छाई के साथ काम करता है, तो उसे कहते हैं कि नैतिक न्याय वाला है ना, भला मानुष सज्जन व्यक्ति है साहब, न्याय के साथ काम करता है, न्यायिक व्यक्ति है।
नीति के साथ काम करने वाला व्यक्ति है और नीति को लाइन को तोड़ करके काम करता है, लीक को हट करके काम करता है, लीक से परे रह करके काम करता है, असंवेदनशीलता के काम करता है, जिससे कि मन और जो है कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हानि जो है या पीड़ा पहुंचती हो, ऐसे काम करता है। तो कहते हैं कि नैतिक न्याय के विरुद्ध है और वही नैतिक न्याय के विरुद्ध काम माना जाता है। वो कहते हैं कि उसकी जो नीति है वही खराब है या उसकी जो है मन जो है वो मलिन हो गया है, ऐसी बातें हम कह सकते हैं। भूतकाल से लेकर के वर्तमान तक सभी चिंतक सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, आप देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं नैतिक न्याय जो है ना प्राकृतिक नियमों के आधार पर है। प्रकृति भी तो हमारे से नियम मानती है। प्रकृति ने तो न्याय किया कि सबका समान वितरण हो, मेरे को जितना जल मिलेगा वो सभी के लिए मिलेगा। प्रकृति भी कहती है कि इस धूप यदि सूर्य प्रकाश देता है तो हिंदू के लिए भी उतना है जितना मुसलमान के लिए। समान न्याय व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था का चित्रण कहीं ना प्रकृति ने भी तो किया है और प्रकृति यही तो कहती है सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता। आपके और मेरे लिए डॉक्टर हो सकता है, क्या पक्षियों के लिए कभी डॉक्टर की व्यवस्था होती है? आप सामान्य जीव जंतुओं के लिए पक्षी कर देते, चींटी को बुखार आता है कोई डॉक्टर चेक करने थोड़ी जाता है, नहीं जाता। ये प्राकृतिक नियमों में है और इन प्राकृतिक गुणों के कारण ही तो उसके नैतिक नियम माने गए, नैतिक न्याय की अवधारणा को बताया। तो भारतीय चिंतकों ने कहा कि जो सत्य, करुणा, अहिंसा और जो वचनबद्धता है, वचन जो है उसकी पालना है, जो उदारता के गुण हैं, वे उदारता के गुण कहीं ना कहीं नैतिक सिद्धांत है। कहीं ना कहीं मन की अच्छाइयों को वर्णन करना ही नैतिक सिद्धांत है। तो मैं यूं कहूं तो नैतिक जो सिद्धांत है वो नैतिक सिद्धांत तो मानवीय संवेदनाओं से उत्पन्न होते, मनुष्य के मन से उत्पन्न होते। एक नन्हा सा बालक अपने भाई को आदि वस्तुएं देता है, इसका मतलब उसकी चारित्रिक जो गुण है, उसकी इंटरनल क्वालिटीज जो है वो बहुत ही अच्छी है। उसको माता और पिता या कोई बाहर से आने वाला उसको कहता है कि इट्स गुड हैबिट, अच्छी आदत है। ये अच्छी आदत नहीं है, ये उसके अंदर नैतिक न्याय की पुनरावृत्ति है, नैतिक न्याय का जागृति है, नैतिक न्याय की जागना है। उसके बाद आता है कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस। कानूनी न्याय का मतलब कि जो व्यक्ति नेचुरल काम कर रहा है, अपने मन से काम कर रहा है, वो तो नैतिक है। जिसको जबरदस्ती करवाया जाता है, जैसे पुलिस के द्वारा चालान काटा जा रहा है कि हेलमेट लगा करके जाना, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, चालान कट रहा है इसलिए हेलमेट लगा करके जाएगा, तो ये कानूनी न्याय है। कानूनी न्याय व्यवस्था में क्या होता है कि उनसे कानून करवाना, न्याय करवाना, कानून की व्यवस्था करना। राजनीतिक व्यवस्थाओं में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें वे सभी नियम और कानून शामिल हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। कहते ना, एक आप देखिएगा कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए पुलिस जो है वो बार बार कहती है, चालान काटती है, तब जाकर के व्यक्ति मास्क लगा रहा है। तो कहीं ये कानूनी न्याय जो है ना उसके अंदर डालना, उसको जबरदस्ती करवाना होता है। जबकि ये कहे कि नेचुरल न्याय या नैतिक न्याय में व्यक्ति को स्वयं के मोरल ड्यूटीज है, उसकी कर्तव्य है, उसको समझनी चाहिए। तो कानूनी न्याय की धारणा दो बातों पर बल देती है। पहला, सरकार द्वारा जो निर्मित कानून है उनका न्यायोचित होना, सरकार के द्वारा जो कानून बने उनका कानून का न्यायोचित होना। दूसरा, सरकार द्वारा ऐसे कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू करने चाहिए, कानून की उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड का प्रावधान हो। कि एक तो सरकार कानून बनाए वो सबके लिए लागू करे, और ऐसे कानून जो बने हैं उनका यदि कोई उल्लंघन करे तो उसके लिए भी कोई भेदभाव ना हो उन्हें दंडित करने में। अगला आता है राजनीतिक न्याय। और राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय समानता और समता पर आधारित होता है। समता का मतलब सभी की समान दृष्टिकोण से देखना। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता को अस्वीकार करता है। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित है और ऐसा न्याय केवल प्रजातंत्र के लिए, केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं से ही प्राप्त होता है। ऐसा न्याय केवल लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए कुछ साधन उपलब्ध हैं। एक तो अब आप ये करें कि राजनीतिक न्याय कैसे प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के लिए क्या है कि सबको मत का अधिकार होता है, सब मत डालेंगे। मत का मतलब वरिष्ठ मताधिकार। 18 वर्ष की आयु को प्राप्त होते ही मत का प्रावधान है, उसे अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो। एक तो वयस्क मताधिकार, विचार और भाषण,
फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम बोल रहे हैं आजकल चलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप चौराहे पे खड़े होकर के माइक लेकर के गाली गलौज करेंगे, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे। 151 धारा के तहत शांति भंग के आरोप में आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आपके साथ हुए अन्याय को बोलने का अधिकार है। अशिष्ट और कहीं ना कहीं समाज में ऐसी गंदगी फैलने वाले जो है भाषण आप नहीं दे सकते, उसके लिए भी आपके लिए कड़ी पाबंदी है। इसके अलावा अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार। कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति का हो उसको भी वो अधिकार प्राप्त है कि वो वहां रहे, वो वहां चले। उसके बाद देखिएगा, संविधान और संवैधानिक शासन को आवश्यक माना गया है। किसी विशेष वर्ग जो कि किसी विशेष कैटेगरी में आए उसको और व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण है। किसी विशेष वीवीआईपी पर्सन है उसको विशेष अधिकार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको समान अधिकार मिले। इसके बाद अगला आता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय में समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देती है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्ति के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राज्य द्वारा व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करना, एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करना राज्य व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी नीति का निर्माण करे कि जिससे कि विधायी और प्रशासनिक नियमों का निर्माण करे जो कि एक समता मूलक समाज के निर्माण करने में सहायक हो। जॉन रोल्स आदि ने इसके विषय में ही व्याख्या दी है। जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की बात करें तो जॉन रोल्स जो थे उन्होंने सामाजिक न्याय पर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉन रोल्स ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अधिक महत्व दिया है। सामाजिक न्याय के अभाव में यदि सामाजिक न्याय नहीं होगा तो समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की कोई वैल्यूज नहीं रहेगी, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपी में करें तो कहीं ना कहीं इस पे इस तरीके से प्रश्नों का आपको निर्माण करना है जिसमें कि आप जो है न्याय के जो विविध रूप है उन विविध रूपों का वर्णन भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।